बाइगोनाइड्स इंसुलिन सेंसिटाइजर है। बाइगोनाइड्स का क्या फंक्शन है? इंसुलिन सेंसिटाइजेशन करवाता है, यानी कि जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स रेजिस्टेंट हुए पड़े होते हैं ना, उनको सेंसिटाइज कराता है फॉर द इंसुलिन। ठीक है। 2 क्लासेस ऑफ ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक्स वर्क बाय इंप्रूविंग इंसुलिन टारगेट सेल रिस्पॉन्स, द बाइगोनाइड्स एंड द थायोजोलिडाइनडायोन्स। 2 क्लासेस ऑफ ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब एकदम से जो मतलब कम कर दें ग्लूकोज को, तो वो क्या करते हैं, 2 तरीके से जो है ना वो कम करते हैं। क्या करते हैं कि टारगेट जो सेल्स होते हैं रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा कर देते हैं इंसुलिन की तरफ। और ये कौन सी 2 क्लासेस हैं? एक बाइगोनाइड्स और एक थायाजोलिडाइनडायोन्स। ये दोनों इंसुलिन सेंसिटाइजेशन करवाते हैं। इंडिकेटेड इन मोस्ट टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें ज़्यादातर देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि इनहिबिट करते हैं लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को। एक वहाँ से क्या करते हैं, ग्लूकोज बनने नहीं देते, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं। और इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा करते हैं बाकी टिश्यूज़ में, ताकि इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा बाकी टिश्यूज़ के ऊपर काम करे और ग्लूकोज इस्तेमाल होता रहे और ग्लूकोज ज़्यादा ना हो ब्लड में। ठीक है। Enhances insulin mediated glucose disposal in muscle and fat, retards intestinal absorption of glucose। कहते हैं कि इस चीज़ और क्या काम कर सकता है कि जो इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज होता है ना, तो उसका डिस्पोजल मसल की तरफ ज़्यादा कर देता है। यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट जो ग्लूकोज होता है ना, तो जब ये इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा मसल में डिस्पोज ऑफ करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा शुगर, और शुगर का लेवल ऐसे ऐसे नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन फैट्स की जो है तो कम कर देते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज जो है तो इंटेस्टाइन में फिर कम हो जाता है। मेटफॉर्मिन जो है, मेटफॉर्मिन वो मेटाबोलाइज नहीं होती बल्कि एक्सक्रीट होती है, तकरीबन 2 से 5 घंटों में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। परपेचुएट्स वेट लॉस कैन बी कंबाइंड विद इंसुलिन टू रिड्यूस। कहते हैं कि इस वजह से कहते हैं कि इंसुलिन के साथ साथ वेट लॉस भी करना चाहिए, ताकि हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो। ठीक है। क्योंकि अगर हम वेट लॉस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन लगाएंगे ख़ुद को। ठीक है। बाइगोनाइड्स इंसुलिन सेंसिटाइजर में ये भी है कि ये क्या करता है, इट इन्हेंसेस द इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज डिस्पोजल इन मसल एंड फैट बोथ। मतलब मसल्स में भी फैट में भी जो इंसुलिन के ऊपर ग्लूकोज डिपेंड करता था और मसल के अंदर नहीं जाता था, तो उसको ज़्यादा कर देता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल और फैट की तरफ जाता है ग्लूकोज। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इट रिड्यूसेस हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया भी कम हो जाता है, यानी कि जो एलडीएल है वो कम हो जाता है। वेरी एलडीएल है मतलब एक लो डेंसिटी, एक वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल है वो ज़्यादा हो जाता है। लिपिड लोअर्स कहते हैं लिपिड लोअर रिक्वायर्स 4 to 6 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। कहते हैं कि लिपिड को कम से कम 4 to 6 वीक्स चाहिए होते हैं। मेटफॉर्मिन से और क्या होता है, एपेटाइट कम हो जाती है, भूख कम लगती है मेटफॉर्मिन। ठीक है। इट इज़ द ओनली ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक। कहते हैं ये जो है तो ऐसे हाइपोग्लाइसीमिक है ना कि मतलब इसका क्या नुकसान है कि इससे कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मौत को कहते हैं। मेटफॉर्मिन खाने वालों को कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी हो सकती है, मर सकते हैं कार्डियोजेनिक मसलों की वजह से। ठीक है। मैं क्योंकि देखिए ये फैट के ऊपर भी काम कर रहे हैं ना, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज को फैट के अंदर भी भेज रहे हैं, मसल के अंदर भी भेज रहे हैं ना, और लिपिड्स को कम कर रहा है, एचडीएल को ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, मेटफॉर्मिन की डोजिंग क्या होती है? 500 ट्वाइस डेली फॉर 1 ग्राम थ्राइस अ डे। कहते हैं हो सकता है 500 से स्टार्ट होकर 1 ग्राम तक भी मतलब दे सकते हैं, डिपेंड करता है। अब डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स मतलब इसके नुकसानात, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। फेनफॉर्मिन विड्रॉन फॉर हाई रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। कहते हैं मेटफॉर्मिन को हम कभी कभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस का ख़तरा होता है। लैक्टिक एसिडोसिस इज एसोसिएटेड विद मेटफॉर्मिन पर्टिकुलरली इन डायबिटीज़ विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और ये ज़्यादातर किस पेशेंट्स में होता है? लैक्टिक एसिडोसिस जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो। ठीक है। साथ साथ और मेटाफॉर्मिन यूज़ कर रहे हो तो तब उनको लैक्टिक एसिडोसिस होता है। ड्रग इंटरेक्शंस विद, अब जो ये है तो इंटरेक्ट करते हैं सिमेटाडीन, फुरसेमाइड, नेफ्टिपिन और बहुत सारी ड्रग्स के साथ ये क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से मसले हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब है कि जब माल एब्जॉर्प्शन हो, जीएटी डिस्टर्ब हो तो ये देने का फ़ायदा नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लो बीएमआई हो, ऑलरेडी अगर बीएमआई कम है
तो फिर इससे फर्दर वेट लॉस होगा, ठीक है। ऑर्गन फेलियर हो अगर किसी बंदे का, फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन अगर ग्रेटर देन 1.4 है, तो मतलब वो ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है अगर उसका क्रिएटिनिन 1.4 से ज़्यादा है। लीवर फेलियर हो या फिर एक्टिव विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, GAT की इंटॉलरेंस हो, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं देते बाइगामानाइड्स, ठीक है। अब थायोजोलिन डायनायोन्स जो हैं, इनमें ग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, ये सारे आ जाते हैं। ये क्या है, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। ये भी हमने पढ़ा था ना कि 2 किस्म के सेंसिटाइजर हैं, एक बाइगामानाइड्स और एक थायोजिन वाले, ठीक है। तो वो हमने पढ़ लिए। वो जो हैं तो किस तरह से मेटफॉर्मिन काम करता है, हमारी मतलब मसल और फैट के अंदर ग्लूकोज को भेजता है, ठीक है, और उसके इस्तेमाल को ज़्यादा करवाता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हैं। तो ये भी उसी तरह इंसुलिन सेंसिटाइज कराता है, ठीक है ना। दे डू नॉट प्रमोट इंसुलिन सिक्रीशन, ये प्रमोट नहीं मतलब इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा नहीं करता बीटा सेल से, बट इंसुलिन ज़रूरी है। मतलब जो थायरोजाइन डायनायोन्स है ना, इसकी एक्टिविटी के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये क्या करता है, लॉन्ग हाफ लाइफ है इसकी, मतलब हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है। और इसका काम कैसा है, मिमिक्स ऑफ इंसुलिन एक्शन इसका बिल्कुल मिमिक है, यानी सेम टू सेम है इंसुलिन की जैसा, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि इंसुलिन रिसेप्टर से भी बाइंड हो सकता है, ठीक है ना। एंड मे बाइंड इंसुलिन रिसेप्टर एंड एक्ट थ्रू पेरोक्सिसोमल प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा। कहते हैं कि मतलब ये बिल्कुल इंसुलिन की जैसा नज़र आता है ना, तो ये उसके रिसेप्टर्स पे बाइंड होके क्या कर सकता है, जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ना हमारे सेल के अंदर, उसको ज़्यादा करता है, मतलब पेरोक्सिसोम्स की प्रोलिफरेशन करवाता है, नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम ज़्यादा हो जाएंगे। अब क्या होता है कि पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गैमा, जिसको हम PPAR गैमा कहते हैं, इसका काम क्या है कि एडिपोसाइड जो फैट सेल्स को एडिपोसाइड कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन को ये रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ये किस तरह रेगुलेट कर रहा है कि ये जो है तो इंसुलिन की जैसे एक्ट करता है और सिक्रीट करता है फैटी एसिड्स और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करता है। अब एजेंट्स जो कि PPAR गैमा या उस पर बाइंड होंगे, उससे क्या होगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, एडिपोसाइट्स में, हेपेटोसाइट्स में और स्केलेटल मसल्स में। क्योंकि इन तीनों जगहों पे रिसेप्टर्स थे, उन तीनों जगह पे ये आके अटैच होगा और उन तीनों जगह पे ये आके अटैच होगा, तो क्या करेगा, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो है एडिपोसाइट्स में और किस में जाएंगे, हेपेटोसाइट्स में और स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। अब ग्लूटाजोन्स इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। ये कैसे काम करते हैं, जो ग्लूटाजोन्स है ना, ये ग्लूटाजोन्स है ना, ये ग्लूटाजोन है, थायोजाइन डायनायोन्स, ही ग्लूटाजोन। अच्छा, ये हाइपरग्लाइसीमिया हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, मतलब हम किन किन लोगों को देंगे, जिनको हाइपरग्लाइसीमिया हो या हाइपर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो, उनके HbA1c की वैल्यू अगर उनकी ज़्यादा आ रही हो, ठीक है ना, HDL लेवल जो है तो वो एलिवेटेड। और दूसरा क्या कहते हैं कि इससे क्या हो सकता है कि अगर हम ग्लाइटाजोन ज़्यादा खाएंगे ना, तो सब क्यूटेनियसली फैट जो है ना, तो हमारे स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट हो सकता है नीचे। अब ये PPAR गैमा एगोनिस्ट है, यानी PPAR गैमा एगोनिस्ट हैं ये वाली मेडिसिन। तो ये क्या करते हैं, लीवर में फैटी एसिड कम करते हैं, इंसुलिन एक्शन को ज़्यादा करते हैं, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम करती हैं, और ये मसल्स में इंसुलिन के एक्शन को ज़्यादा करती हैं। और ये पेंक्रियास है, पेंक्रियास में भी इंसुलिन की सिक्रीशन को भी ज़्यादा करती हैं। और लिपिड्स वाली जो सेल्स हैं, लिपोलाइसिस करती हैं, लिपिड की ब्रेकडाउन और फैटी एसिड्स से अपटेक इंक्रीज हो जाता है। तो इन सब का रिएक्शन क्या होता है, ग्लूकोज बॉडी में कम, फैटी एसिड कम, LDL ज़्यादा, HDL ज़्यादा, एडिपोप्रोटीन ज़्यादा, और बाकी जो ये हैं CRP रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह, ये सारे कम हो जाते हैं। जैसे ग्लूटाजोन्स जो हैं तो इनका फार्माकोकाइनेटिक ये है कि ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होते हैं, हमारी जो ब्लड में एल्ब्यूमिन है ना, उससे बाइंड होते हैं, ठीक है ना। और फिर एक्सटेंसिव मतलब लंबा मेटाबॉलिज्म होता है, इसकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी होती है। हाफ लाइफ क्या होती है कि जितने टाइम में वो एक्शन करेगा बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। तो इसका मेटाबॉलिज्म लंबा होता है, जिसको हम CYP45 कहते हैं। मेटाबोलाइट्स फिर जब ब्रेक डाउन हो जाए तो वो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के ज़रिए, ठीक है ना। और क्या होते हैं,
यूरिन के ज़रिए भी होते हैं और बाइल के ज़रिए भी, ठीक है ना। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं इसके कि फटाल हाइपरटोक्सिसिटी, लीवर इसको वो कर रहा है ना, लीवर में भी जाते हैं ये, तो उसके लिए फटाल हैं, जानलेवा हैं, हेपेटोटॉक्सिक हैं हमारे लीवर के लिए, ठीक है। हेपेटिक फंक्शन मस्ट बी मॉनिटर, इसलिए जिन लोगों को हम ये देंगे उनके HFTs मतलब ये जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं ये खामखा हमने मॉनिटरिंग करनी होती है उन लोगों की। ड्रग का इंटरेक्शन ओरल कंट्रासेप्टिव लेवल्स आर डिक्रीज्ड, कहते हैं जो कंट्रासेप्टिव जो ले रहे होते हैं ना फैमिली प्लानिंग के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं ना, तो अगर वो कोई बंदा ले रहा है तो उसके लेवल को ये कम करती हैं, ठीक है। अच्छा, मैग्लिटिनाइड की कौन कौन सी हैं, रेपिग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड, ये जो है सिगरेटों के एग्जाम, ये अब सिक्रीशन के ऊपर काम करेंगे। वो क्या कर रहे थे, रिसेप्टर्स के ऊपर दोनों काम कर रहे थे ना, रिसेप्टर्स को ज़्यादा करते थे और क्या करते थे, मसल्स के अंदर फैट्स के अंदर भेजते थे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को, इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन को ज़्यादा करते थे। अब ये इंसुलिन की सिक्रीशन के ऊपर काम करेगा। अब ये कैसे काम करेगा, ये मैग्लेटिन वगैरह ग्लिटिनाइड्स जो हैं ये क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं ATP सेंसिटिव सोडियम चैनल्स के ऊपर। इसके एग्जांपल सल्फोनाइल यूरियाज हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरिया काम करते थे ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। इंसुलिन सिक्रीशन करवाएंगे, कैसे कराएंगे, जो पोटाशियम चैनल हैं बीटा सेल्स के अंदर उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, बीटा सेल्स ने इंसुलिन सिक्रीट करना होता है। जब हम इसको यूज़ करते हैं दूसरे औरल दवाइयों के साथ तो ये बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इससे अगर खाली अकेला हम मैग्नेटाइड्स दें तो इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये जो है तो तकरीबन 10 to 30 मिनट्स के बाद अपने प्लाज्मा लेवल तक पहुंच जाता है अगर हम क्या करें, खाने से पहले लें, ठीक है ना। और ये एजेंट्स, इसके जो एजेंट्स हैं वो मेटाबोलाइज्ड होते हैं इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और इसका अपना मैकेनिज़्म है, जैसे उसका CYP450 था और इसका CYP3A4 है, तो ये उस तरह से प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट होते हैं और एक्सक्रीट होते हैं बाइल के फॉर्म में, वो तो यूरिन और बाइल दोनों फॉर्म में एक्सक्रीट होता था, ठीक है। इसमें अब हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना, तो वो रिस्क है। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये खाने से पहले लेने का कहा जाता है ना, और खाने से पहले वो बंदा ले लेता है और फिर अगर मील डिले हो जाए, मतलब खाना नहीं खा रहा सारा दिन और ये दवाई भी खा ली है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है वो बंदा, ठीक है। अब ये क्या है, एक ऊपर जो हमने पढ़ा विग्लेंटाइड, उसमें दो आते थे, रेपिग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। अब एक और है, वो है डीफिनाइल एलानाइन एनालॉग, वो ये भी मैग्नेटाइड है लेकिन ये वेरी रैपिड, मतलब इसका एक्शन बहुत जल्दी होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अंदर, तकरीबन इसका Tmax 1 आवर है और मेटाबोलाइज होता है, इसकी हाफ लाइफ 70 मिनट्स है, विद इन 70 मिनट्स से अपना काम कर सकता है। और नो हाइपोग्लाइसेमिक मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना। और क्योंकि ये शॉर्ट एक्शन है तो थोड़ा टाइम के लिए काम करेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा ना 70 मिनट्स के बाद, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया इतना नहीं कॉज करता, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरियाज। इम्प्रूव्स पोस्ट पेरेंडियल ग्लाइसीमिया, पोस्ट पेरेंडियल ग्लाइसीमिया क्या होता है, पोस्ट पेरेंडियल मतलब खाने के बाद का ग्लूकोज लेवल जो है वो इम्प्रूव कर देता है, ठीक है ना। लेस इफेक्टिव इंक्रीजिंग, लेकिन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम नहीं कर सकता या HbA1c को कम नहीं कर सकता, मतलब रैंडम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेगा बट उसको नहीं कर सकता क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, थोड़ा टाइम के लिए काम करता है बस। डीमेरिट्स ये है ना कि फेल टू प्रोवाइड स्टेबल 24 आवर्स, ये खाली 70 मिनट्स के लिए काम करता है तो 24 आवर्स तक ये ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड डोजेज स्टाइल, ठीक है, 3 to 8 टैबलेट्स डेली, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, ज़्यादा खाना पड़ता है फिर इसको। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है मैग्नेटाइड्स के, हेडेक होता है उस बंदे को, डिस्पेप्सिया खाना जो वापस आता है मुंह में, ठीक है। और एथ्रेल्जिया जॉइंट्स में पेन होता है, वेट गेन। अब रेपाग्लिनाइड जो है, तो रेपाग्लिनाइड ये याद रखने की चीज़ है कि रेपाग्लिनाइड को हम लीवर डिजीज़ में अवॉइड करेंगे, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन इसकी क्या है, ड्रग्स दैट इनहिबिट CYP4, ऐसी अगर कोई ड्रग बंदा ले रहा है जो कि CYP4 के मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा, वो कौन सी ड्रग्स हैं, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एथ्रोमाइसिन, अगर कोई ले रहा है तो एथ्रोमाइसिन वगैरह ये क्या करती है, CYP3A4 मैकेनिज्म को ब्लॉक करती हैं, और मैग्लेनाटाइड जो है तो वो इसी मैकेनिज्म पे चल रहा होता है, ठीक है ना।
तो वो क्या करेंगी, इसके इफेक्ट को कम कर देंगी। और ऐसी ड्रग्स जो कि CYP3A4 मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा करती हैं, यानी कि बारबिटूरेट्स, कार्बामाज़ेपिन, रिफाम्पिन वगैरह, तो फिर वो क्या होगा, इसकी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज़ कर देंगी। ठीक है ना, ठीक है। तो जो इनहिबिट करती हैं CYP3A4 को, तो वो क्या करेंगी, इसके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करेंगी। और जो इस CYP3A4 को जो है तो प्रमोट कर रही हैं, तो वो इसके इफेक्टनेस को कम करेंगी। कॉम्बिनेशन जब हम दें सिम्प्रोजिल और रेफ्लुनाटाइड को, तो वो सेवियर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है। ठीक है, जेम फेब्रोजॉइल और रेपेग्लिनाइड दोनों मिल के क्या करते हैं, सेवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अब इंक्रेटिन माइमेटिक्स है, इंक्रेटिन्स नेचुरली अकरिंग हार्मोन्स है, नेचुरल हार्मोन्स है, जो कि हमारे गट में रिलीज़ होते हैं, थ्रू आउट द डे रिलीज़ होते रहते हैं। अब जो एक्टिव इंक्रेटिन का लेवल है ना, वो इंक्रीज़ कब होता है, जब हम खाना खाएंगे। ठीक है ना, तो एंडोजीनस यानी हमारे बॉडी के अंदर बने वाले जो इंक्रेटिन्स हैं ना, वो बिल्कुल ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड होते हैं। ठीक है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स एंड ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, एक होते हैं ग्लूकागॉन लाइक और GIP मीन्स ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड्स। और ये क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ पेंक्रियास एंड लिवर टू ग्लूकोज फ्लक्चुएशंस थ्रू देयर एक्शन ऑन पेंक्रियाटिक बी सेल एंड अल्फा सेल। अब ये जो है इंक्रेटिन्स क्या है, हार्मोन्स है। जब भी हम खाना खाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर ये रिलीज़ होंगे और ये किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, बीटा सेल्स और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को और अल्फा सेल्स को, ताकि वो हमारी ग्लूकोज की फ्लक्चुएशन को नॉर्मलाइज कर सके। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, कहते हैं कि अब इन क्वेश्चन क्या होगा कि अगर हम ये देंगे इंक्रेटिन माइमेटिक्स, तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और ग्लूकागॉन की सिक्रेशन भी कम होगी। तो क्या हो जाएगा, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कम हो जाएगी और व्हेन प्लाज्मा ग्लूकोज इज एलिवेटेड। प्लाज्मा ग्लूकोज का मतलब हमेशा ब्लड ग्लूकोज है ना, तो ब्लड ग्लूकोज जब ज़्यादा हो तो इंक्रेटिन आएंगे। इंक्रेटिन क्या करेंगे, बीटा सेल अल्फा सेल को वो करेंगे और इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवा देंगे कि ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे और ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को कम करेंगे, ताकि ग्लूकागॉन ब्रेक डाउन ना हो और फर्दर ग्लूकोज ना बनाए। अब इंक्रेटिन माइमेटिक्स फिजियोलॉजिक एक्टिविटी जो है लिमिटेड होती है। इंक्रेटिन की एक एंजाइम में ख़ास डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज DPP4, जो कि जल्दी से इंक्रेटिन हार्मोन्स को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और ये जो इंक्रेटिन इफेक्ट है ना, वो डिमिनिश हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। समझ आई ना, जो टाइप 2 की डायबिटीज़ है ना, उनमें ये वाले इंक्रेटिन्स नहीं बनते। ठीक है ना, ख़ास तौर पे कौन से वाले, GLP वाले इंक्रेटिन्स नहीं बनते, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड्स वाले। ठीक है, और इंसुलिनोट्रोपिक रिस्पॉन्स जो है वो डिमिनिश हो जाता है, बट नॉट एब्सेंट। एब्सेंट बिल्कुल नहीं होता, बट कम हो जाता है इनका रिस्पॉन्स। अब डिफेक्टिव GLP-1, अब डिफेक्टिव जो इंक्रेटिन है GLP-1 जो है रिलीज होता है। ठीक है ना, और डिमिनिश रिस्पॉन्स टू G1P में बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ग्लाइसेमिक डिसरेगुलेशन इन टाइप 2 डायबिटीज़। अब ये कह रहे हैं ना कि जब GLP-1 सही रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा, जब वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना, तो क्या होगा कि जो ग्लाइसेमिक डिसरेगुलेशन है वो कॉज करेगा। तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ में इंक्रेटिन्स भी सही काम नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, इंक्रेटिन क्या है, ये इंक्रेटिन हमारे गट हार्मोन से रिलेट करते हैं और ये प्लाज्मा ग्लूकोज को डिटेक्ट करके बीटा सेल और अल्फा सेल को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इंक्रेटिन माइमेटिक्स अगर हम दें, फॉर एग्जांपल इंक्रेटिन तो ख़राब हुई है ना, तो हम उसकी माइमेटिक्स दे सकते हैं सेम फंक्शन वाले। एक्जेनाटाइड जो है उसमें लॉन्ग एक्टिंग है और रेजिस्टेंट है DPP4 वो था ना जो कि ब्रेक डाउन कर रहा था, ऐसा एंजाइम जो कि इंक्रेटिन्स की ब्रेक डाउन कर रहा था। तो ये लॉन्ग एक्टिंग है एक्जेनाटाइड और क्या है, रेजिस्टेंट है DPP4 डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है ना, स्लाइवरी ग्लैंड इट इज़ ऑब्टेन्ड, और ये हम कहाँ से लेते हैं, एक गेला मॉन्स्टर कोई वो है उसकी स्लाइवरी ग्लैंड से लेते हैं। ठीक है, पोटेंट एगोनिस्ट एट GLP-1 रिसेप्टर, ये कौन से वाले की तरह एक्ट करता है, GLP-1 की तरह। इंक्रेटिन माइमेटिक है, तो जैसे इंक्रेटिन अपने रिसेप्टर पे जाके अटैच होता था, ये भी जाके उनके रिसेप्टर पे अटैच होता है। इट इज़ ओरली इनएक्टिव, ओरली इनएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको सबक्यूटेनियस देते हैं। SC का मतलब सबक्यूटेनियस 5 to 10 माइक्रोग्राम देते हैं ट्वाइस अ डे। BT मतलब
2 times a day। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये क्या करता है, जैसे कि इंक्रेटिन अपने रिसेप्टर पे जाके इंसुलिन की सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवाता था ना, ऐसे ही ये भी इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवा देगा बीटा सेल से, और ग्लूकोज की रिलीज को ग्लूकागॉन की रिलीज को कम कर देगा। ठीक है। इट स्लोज द गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब गैस्ट्रिक की जो एम्प्टी है वो स्लो हो जाएगी, मतलब हमारा स्टमक स्लोली एम्प्टी होगा। स्लो रेट ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, स्लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी, और एपेटाइट कम होगी। ठीक है ना। और क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के ऊपर भी क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो जब भूख कम होगी तो वेट लॉस भी होगा। और ये जो है तो हम यूज़ करते हैं मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरिया, इन दोनों में से दोनों के साथ, मतलब किसी एक के साथ हमें कंबाइंड थेरेपी देते हैं। अब दूसरी ड्रग्स हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेजेस, जिसमें आती हैं सैकरेज, माल्टेज, ग्लूकोमाइलेज, डेक्सट्रांसेज। ये क्या करता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेजेस क्या करते हैं, ऐसा एंजाइम है जो कि ओलिगोसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं मोनोसैकेराइड में, और फिर मोनोसैकेराइड एब्जॉर्ब हो जाते हैं आसानी से। एक कार्बोज आल्सो इनहिबिट पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एक कार्बोज जो है वो भी अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, और उसका क्या काम है कि वो पेंक्रियाज से जो एमाइलेज प्रोटीन आता है ना, जिसने ग्लूकोज की रेट डाउन करनी होती है, उसको भी ये इनहिबिट कर देता है। अब नॉर्मल पोस्ट पेरेंटल ग्लूकोज राइस जो है वो ब्लंटेड है। ग्लूकोज लेवल जो है वो मॉडेस्टली राइज करते हैं, स्लाइडली एलिवेटेड रहते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, लेस ऑफ एन इंसुलिन रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, एंड हाइपोग्लाइसीमिया इज ट्रीटेड। कहते हैं ना कि ये किस पे काम करेगा, ओलिगोसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करेगा मोनोसैकेराइड में, और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। अब प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब अगर एलिवेटेड हो पोस्ट पेरेंटियल ग्लूकोज, ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा टाइम के लिए एलिवेटेड हो ना, पोस्ट वो स्लाइटली एलिवेटेड हो, तो ग्लूकोज का रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। देखिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो बस रिस्पॉन्स सही नहीं शो करते, क्योंकि बार बार जब एलिवेटेड होगा तो इंसुलिन सिक्रेट होना ही ख़त्म हो जाएगा, और हाइपोग्लाइसीमिया फिर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। यूज़ विद अदर एजेंट्स, इस वजह से हम दूसरे एजेंट्स के साथ इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना कि यूज विद अदर एजेंट, सक्रेज इज आल्सो इनहिबिटेड। सक्रेज एंजाइम है जिसने जो है तो ब्रेक डाउन करनी होती है सक्रोज शुगर की। तो हमने क्या करना है ना कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देना। ठीक है ना। तो हम इसको दूसरे एजेंट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। इकार्बोस जो है, जो अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है, ये कैसे काम करता है। अब ये स्टार्च हमारी बॉडी में आया, स्टार्च पे क्या ऐड करता है, एमाइलेज ऐड करता है स्टार्च के ऊपर, और उसको एब्जॉर्ब करवाता है। और क्योंकि स्टार्च को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे माल्टोज और ये बन जाते हैं। अब जो है तो जो ग्लूकोमाइलेज है, माल्टेज है, ये इनके ऊपर काम करेंगे और इनको ब्रेक डाउन कर देंगे और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये काम कैसे करते हैं, सक्रोज की ब्रेक डाउन हो रही है ना, तो यहाँ से सक्रेज आएगा। ठीक है ना, सक्रेज आएगा, इस तरह से काम करेगा। अब साइट ऑफ कंपटीशन इनहिबिशन का मतलब एक कार्बोज भी आएगा और ये सारे भी आएंगे, तो एक कार्बोज इनके रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाएगा और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। अब अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर्स में ये बताया हुआ है ना, एक कार्बोज होता है, एक वोग्लिबोज होता है, मिग्लिटोल होता है। इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये हम लेते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द मील, मतलब मील से पहले हम स्टार्ट में ले लेते हैं। ठीक है ना। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को डिले करता है कि हम जो ग्लूकोज खाएं ना वो एब्जॉर्ब ही ना हो हमारी बॉडी में, क्योंकि ये क्या करता है, कॉम्पिटेटिवली अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करता है। ठीक है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज को जब ये इनहिबिट करता है, ठीक है ना, तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड एंजाइम है जो हमारे इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है ये एंजाइम। तो उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। उसको जब इनहिबिट करता है ना, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना। जो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब ही नहीं होता ग्लूकोज को। और HbA1c की वैल्यू की वैल्यू को कम कर देता है।
और बॉडी वेट को भी कम करता है। सीरम ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाती हैं। जो मेग्लिटोल है ना, इसमें से वो आइसोमाल्टेज और बीटा ग्लूकोसाइडेजेस को भी ब्लॉक कर सकता है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स की कि एक कार्बोज जो है वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है, वो खाली कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर सकता है। और मेग्लिटोल है वो एब्जॉर्ब होता है और एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू। लेकिन दोनों जो एजेंट्स हैं वो अपना काम करते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर। एडवर्स इफेक्ट क्या है? इंटेस्टाइन के ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना इनका, इंटेस्टाइन के ऊपर ये जा कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहे हैं ना और एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे, तो वहाँ पे ही फ्लैटुलेंस और डायरिया और क्रैम्पिंग कॉज करेंगे और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है अगर हम इसको सल्फोनाइल यूरिया के साथ इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया क्या करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पेरिफेरल यूज़ को ज़्यादा करता था ना, मसल्स में ज़्यादा इस्तेमाल हो, जल्दी जल्दी से उसको मसल्स के पास भेजता था ताकि पेरिफेरल यूज़ ज़्यादा हो इसका। और साथ ही अगर हम ये लेना शुरू कर दें कि वो एब्जॉर्ब भी ना हो और यूज़ भी हो जाए तो क्या होगा? सेवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। मेटफॉर्मिन बायोअवेलेबिलिटी सेवरली डिक्रीज, मेटफॉर्मिन की बायोअवेलेबिलिटी सेवरली कम हो जाएगी अगर हम इसके साथ साथ ये भी इस्तेमाल करें। तो हमने क्या करना है? दीस एजेंट्स हमने इस्तेमाल नहीं करना ऐसे बंदों में जिसको डायबिटीज़ भी हो और इंटेस्टाइन का मसला भी। दूसरा है DPP-4 इनहिबिटर। हमने पढ़ा था ना कि DPP-4 इंक्रेटीन्स को ब्रेक डाउन करता था और इंक्रेटीन्स इंपॉर्टेंट है इंसुलिन की सिक्रेशन के लिए। तो हम इनडायरेक्टली DPP-4 के इनहिबिटर्स भी तो दे सकते हैं ताकि इंक्रेटीन्स ब्रेक डाउन ना हो। ये सीटाग्लिप्टिन वगैरह हैं, ठीक है। DPP-4 जो है सीटाग्लिप्टिन, वीटाग्लिप्टिन। अच्छा, ओरल एक्टिव सेलेक्टिव इनहिबिटर्स हैं ये, और ये इनएक्टिवेट कर देते हैं उनको DPP-4, ठीक है ना। और इससे क्या होता है? GLP-1 यानी कि ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा टाइम के लिए एक्शन कर सकते हैं इंक्रेटिन्स। वंस डेली यूजेज, मतलब दिन में एक डोज ही काफ़ी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये DPP-4 को इनहिबिट करके इंसुलिन की सिक्रेशन को ज़्यादा करेगा और ग्लूकागॉन की रिलीज़ को कम कर देगा। और एक और काम भी करता है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम कर देता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग जल्दी, गैस्ट्रिक क्या है? स्टमक को, हमेशा गैस्ट्रिक स्टमक के लिए इस्तेमाल होता है। स्टमक एम्पटिंग स्लो होगी तो इंटेस्टाइन में देर से जाएगा, तो क्या होगा? ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। और सप्रेस एपेटाइट, भूख को भी कम करता है। जितने भी एल्डर से भूख को कम करती हैं, ठीक है ना, शुगर की जो होती हैं, तभी वो वेट लॉस की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा, दे कैन बी यूज विद मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइल यूरियस। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेटफॉर्मिन के साथ। उसके साथ एडवर्स इफेक्ट क्या है? नेजोफेरेंजाइटिस, क्योंकि ना इनकी कंसंट्रेशन जो है वो GIT डिस्ट्रेस और डायरिया भी कॉज कर सकती है, ठीक है। सीटाग्लिप्टिन थेरेपी रिक्वायर्ड डेडिकेट लेवल ऑफ GLP-1। सीटाग्लिप्टिन क्या है? DPP-4 का इनहिबिटर है। कहते हैं कि ये थेरेपी तभी दे सकते हैं कि उस बंदे की बॉडी में GLP-1 भी तो मौजूद हो, यानी इनक्रेटीन्स भी तो मौजूद हो। ये इनक्रेटीन है ना GLP-1, और क्या है? इनक्रेटीन थे ना, दो हमने पढ़े थे, एक GLP और एक GIP। तो अगर वो मौजूद होगा तो ये थेरेपी काम करेगी ना। तो ऐसा कोई बंदा जो कि कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट ले रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें इसका फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि उसमें इंक्रेटीन्स भी नहीं होंगे। एमाइलिन माइमेटिक्स, एमाइलिन न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन पेप्टाइड है, न्यूरो एंडोक्राइन है ये इट इज़ को सिक्रेटेड विद इंसुलिन फ्रॉम पेंक्रियासिस। कहते हैं कि जब इंसुलिन सिक्रेट हो रहा होता है उसके साथ ये भी सिक्रेट हो रहा होता है पेंक्रियास से, एमाइलिन। इसका काम होता है ग्लूकागॉन की सिक्रेशन को इनहिबिट करना, एमाइलिन का। गैस्ट्रिक एम्प्टी को कम कर देना और एपेटाइट को कम, भूख को कम कर देना। प्रामलिटानाइड, प्रामलिटानाइड जो है तो वो एक एग्जांपल है एमाइलिन माइमेटिक्स की, और ये क्या है? प्रामलिटानाइड मोडिफाइड एमाइलिन प्रोटीन है, ठीक है। और ये एगोनिस्ट है एट द एमाइलिन रिसेप्टर, यानी एमाइलिन की तरह काम करता है। जैसे एमाइलिन इंसुलिन के साथ साथ सिक्रेट होता है ना, ऐसे ही ये एमाइलिन की तरह काम करता है, ठीक है। और ये कितना 15 to 60 माइक्रो mg यूज़ होता है बिफोर मील एडजंक्ट टू इंसुलिन, साथ में इंसुलिन। मतलब ये भी देंगे। फॉर एग्जांपल अब किसी बंदे को टाइप 1 शुगर है तो उसके तो बीटा सेल ख़राब होते हैं ना, तो उसमें तो इंसुलिन नहीं बनता, और इंसुलिन नहीं बन रहा होता, साथ साथ में एमाइलिन भी नहीं बन रहा होता, इसलिए हम ये ज़्यादातर टाइप 1 वालों को देते हैं, ठीक है ना, बिफोर मील्स, साथ साथ में इंसुलिन भी देते हैं, ठीक है। एडवर्स रिएक्शन क्या है कि नोज़िया, डायरिया, हेडेक हो सकता है। अब दूसरे जो है वो GSGLT
SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, यानी कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। अब सोडियम ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये किडनी में, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा होता है कि सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है ना। अब डोपाग्लिफ्लोजीन, ये सारे ग्लिफ्लोजीन वाले हैं, ठीक है। अब हम ये इनहिबिट करते हैं, इस रिसेप्टर्स को, ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं ताकि ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन ना हो फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी कि सोडियम एब्जॉर्ब कर रहे साथ साथ में ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते हैं, उसके लिए ग्लिफ्लोजीन वगैरह देते हैं, ठीक है। अब ये SGL2 जो है तो वो एक्सक्लूसिवली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर ज़्यादा होती हैं। SGL2 क्या है? सोडियम ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। और ये इनहिबिटर्स क्या कॉज कर सकते हैं? वेट लॉस कॉज कर सकते हैं, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो खाली क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव ग्लूकोज को ब्लड से निकाल रहे हैं ना। इंसुलिन, अब आखिर में जो है इंसुलिन है, जो कि टाइप 1 वालों को हम देते हैं ना। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जो कि बीटा सेल लैंगरहैंस से बनती है, और इसका ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किस पे होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि ये बनाने वाला हार्मोन है, ब्रेक डाउन वाला नहीं है। ये बहुत सारे ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज बॉडी में हाई हो जाता है तो ये ग्लूकोज को मिला के ग्लूकागॉन बना देता है। इसकी रेगुलेशन कैसे है? नॉर्मल वैल्यू इसकी 20 to 30 माइक्रो यूनिट्स। और इसमें बीटा सेल देखें, अब जो पॉजिटिव का मतलब है ऐसी चीज़ें जिससे इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होगी, और नेगेटिव ऐसी चीज़ें जिससे इसकी सिक्रेशन कम हो जाएगी। अब ग्लूकोज है, अमीनो एसिड आए या कीटोन्स यानी न्यूट्रिएंट्स आए तो पॉजिटिव, यानी सिक्रेशन ज़्यादा हो गई इंसुलिन की। GIT के हार्मोन्स आए, यानी कि इंक्रेटिन्स कौन से थे? GIP और GLP, तो वो आए तो उससे भी सिक्रेशन ज़्यादा। आयरेट लैंगरहैंस ग्लूकागॉन आया तो उससे सिक्रेशन ज़्यादा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में ज़्यादा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में कम, सोमैटोस्टैटिन से भी कम, ठीक है ना। और जो प्रोलॉन्ग ग्लूकोज है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर ग्लूकोज ज़्यादा होता है ना, फिर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आता और ये इंसुलिन कम हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंसुलिन का क्या है कि इंसुलिन सिग्नल्स पाथवे एंड सिग्नल एग्जांपल फॉर, मतलब इंसुलिन किस तरह काम करता है? जैसे सिग्नल होते हैं, ऐसे ही इंसुलिन को सिग्नल मिलते हैं। सेल्स के ऊपर एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, टायरोसिन काइनेज मेडिएटेड रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ये साइड पे बने हुए हैं, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज करते हैं उन सेल को जिस पे इसने जाके एक्ट करना है, और हार्मोन रिलीज होता है, फिर सिग्नल आता है, और फिर ये जाके इफेक्ट्स देता है। जैसे कि अब ये बता रहे हैं ना, जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हुआ, इंसुलिन एक्टिवेट हुआ, इंसुलिन आया अपने रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है ना। रिसेप्टर के ऊपर जब इंसुलिन आता है तो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से अब इंसुलिन की एक्टिवेशन के सिग्नल आना शुरू हो गए। कैसे सिग्नल आते हैं? ये बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस तेज़ हो जाती है, लिपिड की सिंथेसिस तेज़ हो जाती है, ग्लूकागॉन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है, और ग्रोथ हार्मोन और जीन की एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाती है इंसुलिन से, ठीक है। ग्लूकोज के कौन से ट्रांसपोर्टर एक्टिव हो जाते हैं? GLUT4। और GLUT4 क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को अंदर आने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इंसुलिन नहीं है, अगर जब इंसुलिन नहीं होगा तो GLUT4 भी एक्टिव नहीं होगा और ग्लूकोज बाहर ही रहेगा ब्लड में, और ब्लड में क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये बता रहे हैं मेटाबॉलिज्म कि ग्लूकोज जो है तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कैसे, मतलब इंसुलिन काम करता है, लिपिड और प्रोटीन। तो सबसे पहले ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के ऊपर कैसे काम करता है कि ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा ना रहे और टिश्यूज़ में चला जाए, और उसकी ब्रेक डाउन भी करता है ग्लूकोज की ताकि यूटिलाइजेशन हो, और ग्लूकोनियोजेंसिस को कम करता है, मतलब और ग्लूकोज ना बने, ठीक है। अब उसमें लिपिड्स में क्या करता है? सिंथेसिस करता है ट्राइग्लिसराइड्स की, और लिपोलाइसिस लिपिड की ब्रेकडाउन को कम कर देता है, और कीटोजेनेसिस को कम कर देता है। HMG को ये नहीं बनाता, क्योंकि कीटोजेनेसिस से कीटोन बॉडीज बनेंगी जो कि फर्दर डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। तो इन यूटिलाइजेशन को ज़्यादा कर देता है, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन को ज़्यादा करता है तो उससे क्या होता है? यूटिलाइजेशन
एसिटाइल को एक रेप साइकिल में कम यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कम यूज़ होता है, उससे बन जाता है, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन के ऊपर कैसे ऐड करता है? एनहेंस द प्रोटीन सिंथेसिस, एनाबॉलिक हार्मोन है तो प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा करता है। अब इंजेक्शन साइट्स फॉर इंसुलिन बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। एब्डोमेन पे, फ्रंट और साइड ऑफ द थाई, ठीक है। बैक पे कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। बटक्स पे, अपर एंड आउटर आर्म्स पे लगा सकते हैं, या फिर साइड ऑफ द थाई। ये आगे जो है तो वही है, इंसुलिन की इफेक्टिवनेस है। एक रैपिड एक्टिंग होते हैं, तो इसमें ये याद करना है कि रैपिड एक्टिंग का क्या होता है, 15 मिनट से 5 आवर्स तक। फिर रेगुलर इंसुलिन 30 to 60 मिनट्स की 4 to 6 आवर्स तक। फिर है एनपीएच, 2 to 4 आवर्स से 14 to 18 आवर्स तक, ठीक है। फिर ये डिफरेंट है, ठीक है। इंसुलिन का रूट, अब अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है यानी शॉर्ट एक्टिंग, तो वो आईवी सबक्यूटेनियस दी जाती है, ठीक है। फिर रैपिड एक्टिंग या रेगुलर है। रेगुलर जो है तो वो क्या है, सिमिलेंट, ये आईवी और सबक्यूटेनियस दी जाती है। और इंटरमीडिएट एक्टिंग एनपीएच है, ये सबक्यूटेनियस ही खाली दी जाती है, बेजल है। और लॉन्ग एक्टिंग प्रोटामीन या जिंक अल्टरनेट, ये भी बेजल है।